अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वो बेसिक कंपाउंड्स हैं जिनसे डिटर्जेंट्स, एंटीसेप्टिक्स और फ्रेग्रेंस तैयार की जाती है। आपने पहले भी पढ़ा है कि जब हम किसी हाइड्रोकार्बन में से एक या उससे ज्यादा हाइड्रोजन एटम को हटाकर उसकी जगह कोई दूसरा एटम या ग्रुप लगा देते हैं तो एक बिल्कुल नया कंपाउंड बन जाता है। इस नए कंपाउंड की प्रॉपर्टीज और इस्तेमाल पहले वाले से एकदम अलग होते हैं। एल्कोहल और फिनॉल तब बनते हैं जब हम किसी हाइड्रोकार्बन, जो एलिफैटिक या एरोमेटिक हो सकता है, में से एक हाइड्रोजन हटाकर वहां -OH ग्रुप यानी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगा देते हैं। ये कंपाउंड्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि लकड़ी के फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए जो स्पिरिट इस्तेमाल होता है वो असल में एथेनॉल ही है, जिसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है। सिर्फ यही नहीं, जो चीनी हम खाते हैं, जो कॉटन हम कपड़ों के लिए यूज करते हैं और जो कागज हम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सब के सब ऐसे कंपाउंड से बने हैं जिनमें -OH ग्रुप्स मौजूद होते हैं। जरा सोचिए, बिना कागज के जिंदगी कैसी होती? ना कोई नोटबुक होती, ना किताबें, ना अखबार और ना ही नोट या चेकबुक। फोटोग्राफ्स वाली मैगजीन्स और कहानियां सब गायब हो जाती। सच में ये दुनिया बिल्कुल अलग होती। अब थोड़ा टेक्निकली समझते हैं। एक अल्कोहल में एक या एक से ज्यादा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप सीधे एलिफैटिक सिस्टम जैसे CH3OH के कार्बन एटम से जुड़े होते हैं। वहीं एक फिनॉल में -OH ग्रुप सीधे एरोमेटिक सिस्टम जैसे C6H5OH के कार्बन एटम से जुड़ा होता है। इसके बाद आता है ईथर। जब हम किसी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन एटम को हटाकर उसकी जगह एल्कोक्सी या एरिलॉक्सी ग्रुप RO या ARO लगा देते हैं तो हमें ईथर मिलते हैं, जैसे कि CH3OCH3 डाइमेथिल ईथर। आप ईथर को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर अल्कोहल या फिनॉल के हाइड्रॉक्सिल ग्रुप वाले हाइड्रोजन को हटाकर वहां कोई एल्किल या एरिल ग्रुप लगा दिया जाए तो ईथर बन जाता है। इस यूनिट में हम यही सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन कंपाउंड्स को हम अलग अलग कैटेगरीज में कैसे बांट सकते हैं, यानी इनकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है। किसी भी चीज को क्लासिफाई करने से उसकी पढ़ाई बहुत ही सिस्टमैटिक और आसान हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अल्कोहल और फिनॉल को किस बेसिस पर बांटा गया है। सबसे पहला तरीका है मोनो, डाई, ट्राई या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उनके स्ट्रक्चर में 1, 2, 3 या उससे ज्यादा हाइड्रॉक्सिल OH ग्रुप्स जुड़े हैं। जैसे अगर सिर्फ एक OH ग्रुप है तो उसे हम मोनोहाइड्रिक कहेंगे, जैसे C2H5OH। अगर 2 ग्रुप्स हैं तो वो डाइहाइड्रिक कहलाएगा और 3 होने पर ट्राइहाइड्रिक। अब अगर हम सिर्फ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की बात करें तो इन्हें उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर और आगे बांटा जा सकता है जिससे OH ग्रुप जुड़ा है। इसमें पहली कैटेगरी आती है वो कंपाउंड्स जिनमें CsP3OH बॉन्ड होता है। इसका मतलब है कि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है। इसे भी हम 3 पार्ट्स में देख सकते हैं, प्राइमरी 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री और टेराटियरी 3 डिग्री अल्कोहल्स। यहां सारा खेल इस बात का है कि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो खुद कितने और कार्बन से जुड़ा है। अगर वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है तो वो प्राइमरी है, 2 से जुड़ा है तो सेकेंडरी और अगर 3 से जुड़ा है तो वो टर्शियरी अल्कोहल कहलाता है। एलिलिक अल्कोहल्स, इनमें OH ग्रुप उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है जो सीधे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड के अगले वाले कार्बन पर बैठा हो, यानी डबल बॉन्ड के ठीक बगल वाला कार्बन एलिक कार्बन कहलाता है और उसी पर OH लगा होता है। ये भी प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी हो सकते हैं। बेंजिलिक अल्कोहल्स, यहाँ OH ग्रुप एक ऐसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है जो सीधे एक एरोमेटिक रिंग जैसे बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हो, यानी रिंग के ठीक बाहर वाले कार्बन पर जब OH लगा हो तो उसे हम बेंजिलिक अल्कोहल कहते हैं।
अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, वो कंपाउंड्स जिनमें CsP2OH बॉन्ड होता है। इसमें OH ग्रुप सीधे एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होता है, जिसे हम विनाइलिक कार्बन कहते हैं। इसीलिए इन्हें विनाइलिक एल्कोहल कहा जाता है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHOH। इसके अलावा अगर OH सीधे किसी एरिल कार्बन यानी एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हो तो वो भी इसी कैटेगरी में आता है। अब अगर हम फिनॉल की बात करें तो इन्हें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स की संख्या के आधार पर मोनो, डाई और ट्राईहाइड्रिक फिनॉल में बांटा गया है। जैसा कि आप डायग्राम्स में देख सकते हैं, अगर बेंजीन रिंग पर एक OH है तो मोनोहाइड्रिक, 2 हैं तो डाईहाइड्रिक और 3 हैं तो ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। इसी तरह ईथर को भी 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है, सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर्स। अगर ऑक्सीजन एटम से जुड़े दोनों अल्किल या एरिल ग्रुप्स एक जैसे हों, जैसे डायथिल ईथर C2H5O C2H5। मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल ईथर्स। अगर ऑक्सीजन से जुड़े दोनों ग्रुप्स अलग अलग हों, जैसे एथिल मेथिल ईथर C2H5OC3 या C2H5OC6H5। अब जब हमने क्लासिफिकेशन समझ ली है तो चलिए अब सीखते हैं इनका नॉमेनक्लेचर, यानी इनका नाम कैसे रखा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं एल्कोहल्स की। एल्कोहल का कॉमन नेम लिखना बहुत आसान है, बस अल्किल ग्रुप के नाम के आगे एल्कोहल शब्द जोड़ दीजिए, जैसे CH3OH बन गया मेथिल एल्कोहल। लेकिन IUPAC सिस्टम में तरीका थोड़ा अलग है। यहां नाम उस एल्केन से लिया जाता है जिससे एल्कोहल बना है। हम एल्केन के नाम के आखिरी अक्षर E को हटाकर वहां सफिक्स OL लगा देते हैं। नियम बहुत सिंपल है। सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन चेन, पेरेंट चेन चुनो जिसमें OH ग्रुप हो। नंबरिंग उस तरफ से शुरू करो जहां से OH ग्रुप पास पड़े। अगर कोई दूसरे सब्स्टिट्यूएंट्स जैसे CH3 या Cl हैं तो उनकी पोजीशन को नंबर के साथ बताओ। अगर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है, यानी एक से ज्यादा OH ग्रुप, तो अल्केन का E नहीं हटाया जाता। उसकी जगह हम अंत में डायोल, ट्रायोल जैसे शब्द जोड़ते हैं और OH की पोजीशन बताते हैं, जैसे HO CH2 CH2 OH का नाम होगा इथेनिक 2 डायोल। अगर साइक्लिक अल्कोहल है तो हम प्रीफिक्स साइक्लो का इस्तेमाल करते हैं और उस कार्बन को नंबर 1 मानते हैं जिससे OH जुड़ा है, जैसे कि साइक्लोहेक्सेनॉल या 2 मेथिल साइक्लोपेंटेनॉल। आखिर में बात आती है फिनॉल की। बेंजीन का सबसे सिंपल हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव फिनॉल ही है। खास बात यह है कि फिनॉल इसका कॉमन नाम भी है और इसे IUPAC ने भी स्वीकार किया है। अगर फिनॉल रिंग पर और भी ग्रुप्स जुड़े हों तो कॉमन नाम में हम ऑर्थो 1,2, मेटा 1,3 और पैरा 1,4 जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो हमें बताते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ लगे हैं। इन रूल्स को अच्छी तरह समझने के लिए आप टेबल 7.1 को देख सकते हैं, जहां अलग अलग अल्कोहल्स के कॉमन और IUPAC नाम दिए गए हैं। जैसे आइसोप्रोपिल अल्कोहल को IUPAC में प्रोपेन 2 ओल कहते हैं। तो चलिए फिनॉल के नामकरण को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगर बेंजीन रिंग पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ साथ मेथिल ग्रुप भी जुड़ा हो तो उन्हें कॉमन नाम में क्रिसॉल्स कहा जाता है। पोजीशन के हिसाब से ये ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल कहलाते हैं। लेकिन जब हम इनका IUPAC नाम लिखते हैं तो नंबरिंग OH वाले कार्बन से शुरू होती है, जिससे इनके नाम 2 मेथिलफिनॉल, 3 मेथिलफिनॉल और 4 मेथिलफिनॉल हो जाते हैं। अगर बेंजीन रिंग पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आ जाएं तो उन्हें बेंजीन 1,2, 1,3 और 1,4 डायोल के रूप में जाना जाता है। इनके कॉमन नाम अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 1,2 वाले को कैटिकॉल, 1,3 वाले को रिजोर्सिनॉल और 1,4 वाले को हाइड्रोक्विनोन या क्विनॉल कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईथर्स के नामकरण की। ईथर के कॉमन नाम लिखने के लिए हम ऑक्सीजन से जुड़े अल्किल या एरिल ग्रुप्स के नाम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अलग अलग शब्दों में लिखते हैं।
और अंत में ईथर शब्द जोड़ देते हैं। जैसे CH3OC2H5 में एक तरफ ईथिल है और एक तरफ मेथिल, तो इसका नाम होगा ईथिल मेथिल ईथर। अगर दोनों ग्रुप्स एक जैसे हों तो हम डी प्रीफिक्स लगा देते हैं, जैसे C2H5O C2H5 बन जाता है डाईईथिल ईथर। लेकिन IUPAC सिस्टम में ईथर को अलग तरीके से देखा जाता है। यहां इन्हें हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव माना जाता है, जिसमें हाइड्रोजन को OR या OAR ग्रुप से रिप्लेस किया गया हो। नियम यह है कि जो छोटा ग्रुप होता है उसे ऑक्सीजन के साथ जोड़कर एल्कोक्सी बना देते हैं, और जो बड़ी कार्बन चेन होती है उसे पेरेंट हाइड्रोकार्बन माना जाता है। जैसे CH3OCH3 का नाम मेथॉक्सीमीथेन होगा। अगर हमारे पास C6H5OCH3 है तो इसे हम मेथॉक्सीबेंजीन कहेंगे, जिसका मशहूर नाम एनिसोल है। इसी तरह C6H5OCH2CH3 को इथॉक्सीबेंजीन या फेनेटोल कहा जाता है। टेबल 7.2 में आप देख सकते हैं कि कैसे लंबी चेन को पेरेंट मानकर नंबरिंग की जाती है। जैसे CH3OC CH3 को 2 मेथॉक्सी प्रोपेन कहा जाता है। अब जब हमने नामकरण सीख लिया है तो चलिए एक नजर डालते हैं इनके स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स पर। एल्कोहल में ऑक्सीजन का OH ग्रुप कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड के जरिए जुड़ा होता है। ये बॉन्ड ऑक्सीजन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनता है। अगर हम मेथनॉल के स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ COH बॉन्ड एंगल 108.9 डिग्री होता है, जो कि नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल 109.5 डिग्री से थोड़ा कम है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स लॉन पेयर्स होते हैं उनके बीच आपस में रिपल्शन होता है। फिनॉल में देखें तो CO बॉन्ड की लंबाई 136 पिकोमीटर, मेथनॉल 142 पिकोमीटर के मुकाबले थोड़ी कम होती है। इसकी 2 वजहें हैं। पहली ये कि ऑक्सीजन के लॉन पेयर एरोमेटिक रिंग के साथ रेजोनेंस करते हैं, जिससे बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। दूसरी वजह ये कि यहाँ ऑक्सीजन उस कार्बन से जुड़ा है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और आखिर में ईथर्स में जैसे मेथॉक्सीमेथेन में चारों तरफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स होते हैं। यहाँ COC बॉन्ड एंगल 111.7 डिग्री टेट्राहेड्रल एंगल से थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि 2 बड़े अल्किल ग्रुप्स के बीच रिपल्शन काम करता है। यहाँ CO बॉन्ड की लंबाई लगभग वैसी ही होती है जैसी अल्कोहल में मिलती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस चैप्टर का सबसे रोमांचक हिस्सा, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। सबसे पहला और मशहूर तरीका है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स से अल्कोहल बनाने के 2 मेन रास्ते हैं। पहला रास्ता है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। इसमें हम एल्कीन की रिएक्शन H2O के साथ कराते हैं, किसी एसिड को कैटलिस्ट बनाकर। अगर हमारी एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, जैसे कि प्रोपीन, तो यहां मार्कोवनिकफ रूल फॉलो होता है, यानी पानी का OH ग्रुप उस कार्बन पर जाकर जुड़ेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। लेकिन ये रिएक्शन होती कैसे है, इसका मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बोर्ड और नीट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 3 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, सबसे पहले H3O+ का इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है, जिससे एल्कीन प्रोटोनेट होकर एक कार्बोकेशन बनाती है। स्टेप 2, अब पानी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह इस कार्बोकेशन पर अटैक करता है। स्टेप 3, आखिरी में डीप्रोटोनेशन होता है, यानी एक प्रोटॉन बाहर निकल जाता है और हमें हमारा फाइनल अल्कोहल मिल जाता है। अब आता है एल्कीन से बनाने का दूसरा तरीका, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यह तरीका 1959 में H.C. ब्राउन ने दिया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। इसमें हम एल्कीन की रिएक्शन डाइबोरेन BH3 के साथ कराते हैं, जिससे पहले ट्राई एल्किल बोरेन बनता है। फिर जब हम इसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऑक्सीडाइज करते हैं तो अल्कोहल में जाता है।
इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहाँ जो अल्कोहल बनता है वो ऐसा लगता है जैसे एंटी मार्कोवनिकॉव्स रूल से बना हो। इसमें अल्कोहल की यील्ड बहुत बेहतरीन होती है। अब अल्कोहल बनाने का दूसरा बड़ा सोर्स है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन में हाइड्रोजन जोड़ दें किसी कैटलिस्ट जैसे पैलेडियम, प्लैटिनम या निकल की मौजूदगी में, तो वो अल्कोहल में बदल जाते हैं। इसके लिए हम सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसे रिड्यूसिंग एजेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एल्डिहाइड्स हमेशा प्राइमरी अल्कोहल देते हैं, जबकि कीटोन्स हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल्स ही बनाएंगे। कार्बोनिल कंपाउंड्स में ही अगला तरीका है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को LiAlH4 की मदद से सीधे प्राइमरी अल्कोहल में बदला जा सकता है, लेकिन LiAlH4 काफी महंगा रिएजेंट है, इसलिए कमर्शियल लेवल पर हम थोड़ा अलग रास्ता अपनाते हैं। पहले हम एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराकर एस्टर बनाते हैं और फिर उस एस्टर का हाइड्रोजनेशन करके आसानी से अल्कोहल पा लेते हैं। अब अल्कोहल बनाने का एक और बहुत ही वर्सेटाइल तरीका देखते हैं, जो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। अगर आप किसी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX के साथ कराते हैं तो आपको अल्कोहल मिलता है। इसका प्रोसेस 2 स्टेप्स में पूरा होता है। पहले स्टेप में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक अटैक कार्बोनिल ग्रुप पर होता है, जिससे एक एडक्ट इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। दूसरे स्टेप में जब हम इस एडक्ट का हाइड्रोलिसिस पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें फाइनल अल्कोहल मिल जाता है। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है जिसे आपको याद रखना चाहिए। अगर आप मेथनॉल फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हैं तो हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अगर आप इसके अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और अगर आप किसी कीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको टेरिटरी अल्कोहल मिलता है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की। फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। पुराने वक्त में इसे कोल तार से निकाला जाता था, लेकिन आजकल इसे लैब और इंडस्ट्री में बेंजीन के डेरिवेटिव से बनाया जाता है। इसके 4 मुख्य तरीके हैं। फ्रॉम हेलोअरीन्स, डाउस प्रोसेस। जब हम क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर गर्म करते हैं तो पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। इसके बाद जब हम इसे एसिडिफाई करते हैं तो हमें फिनॉल मिल जाता है। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सबसे पहले बेंजीन का ओलियम के साथ सल्फोनेशन करके बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया जाता है। फिर इसे पिघले हुए NaOH के साथ गर्म करके सोडियम फिनॉक्साइड में बदला जाता है, जिसे एसिड के साथ ट्रीट करने पर फिनॉल मिलता है। फ्रॉम डायज़ोनियम सॉल्ट्स। ये बहुत ही नीट और क्लीन तरीका है। जब हम किसी एरोमेटिक प्राइमरी अमीन जैसे एनिलिन को 273 से 278 केल्विन पर NaNO2 और HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनता है। बस इसे थोड़े से गर्म पानी के साथ हाइड्रोलाइज करने पर या किसी डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करने पर फिनॉल तैयार हो जाता है। फ्रॉम क्यूमीन। ये दुनिया भर में फिनॉल बनाने का सबसे पॉपुलर तरीका है। क्यूमीन, जिसे आइसोप्रोपिल बेंजीन भी कहते हैं, को हवा की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज करके क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनाया जाता है। फिर जब हम इसे डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें फिनॉल के साथ साथ एक बहुत ही कीमती बाई प्रोडक्ट मिलता है, जिसे हम एसीटोन कहते हैं। तो ये थे फिनॉल बनाने के वो तरीके जो इंडस्ट्रियल लेवल पर बहुत मायने रखते हैं। प्रिपरेशन के बाद अब बात करते हैं अल्कोहल और फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अल्कोहल और फिनॉल 2 हिस्सों से मिलकर बने होते हैं, एक एल्किल या एरिल ग्रुप और दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इनकी ज्यादातर प्रॉपर्टीज इसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जैसे होती हैं, जबकि एल्किल या एरिल ग्रुप बस उन प्रॉपर्टीज में थोड़ा बदलाव लाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स की। जैसे जैसे कार्बन एटम्स की संख्या बढ़ती है, अल्कोहल और फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेंडर वॉल्स फोर्स बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर कार्बन की संख्या सेम हो
और चेन में ब्रांचिंग बढ़ जाए तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। वजह, ब्रांचिंग से सरफेस एरिया कम हो जाता है और वेंडर वॉल्स फोर्स कमज़ोर पड़ जाते हैं। एक बहुत ही ख़ास बात यह है कि अल्कोहल और फिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, क्योंकि इनमें OH ग्रुप मौजूद है। यही वजह है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट अपने हम वजन वाले दूसरे कंपाउंड्स जैसे हाइड्रोकार्बन, ईथर या हेलोएल्केन से काफ़ी ज़्यादा होता है। उदाहरण के लिए, एथेनॉल और प्रोपेन का मॉलिक्यूलर मास लगभग बराबर है, लेकिन एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ तक कि मेथॉक्सीमिथेन का बॉइलिंग पॉइंट भी इन दोनों के बीच में आता है। अब देखते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी। अल्कोहल और फिनॉल पानी में इसलिए घुल पाते हैं क्योंकि ये पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं। जैसे जैसे एल्किल या एरिल ग्रुप, जो कि हाइड्रोफोबिक हैं, का साइज बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। हालांकि कम मॉलिक्यूलर मास वाले अल्कोहल पानी में हर प्रोपोर्शंस में घुल जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इनके केमिकल रिएक्शंस की तरफ। अल्कोहल बहुत ही वर्सेटाइल होते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स दोनों की तरह रिएक्ट कर सकते हैं। अल्कोहल जब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं, इसमें OH बॉन्ड टूटता है। जब अल्कोहल किसी पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन पर अटैक करता है तो OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है। अल्कोहल जब इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं, इसमें CO बॉन्ड टूटता है। ऐसा तब होता है जब अल्कोहल प्रोटोनेटेड हो। प्रोटोनेटेड अल्कोहल में जब कोई न्यूक्लियोफाइल जैसे Br- अटैक करता है तो पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और CO बॉन्ड टूट जाता है। इसी OH और CO बॉन्ड के टूटने के आधार पर हम अल्कोहल और फिनॉल के रिएक्शंस को दो बड़े ग्रुप्स में बांट कर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उन रिएक्शंस को देखेंगे जिनमें OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल। अल्कोहल और फिनॉल की एसिडिक नेचर को हम उनकी मेटल्स के साथ रिएक्शन से समझ सकते हैं। जब ये सोडियम, पोटेशियम या एल्यूमिनियम जैसे एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एल्कोसाइड्स या फिनॉक्साइड्स बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। जैसे एथेनॉल सोडियम के साथ मिलकर सोडियम एथोक्साइड बनाता है। फिनॉल तो एक कदम और आगे है। ये मेटल्स के साथ साथ एक्वियस NaOH के साथ भी रिएक्ट करके सोडियम फिनॉक्साइड बना लेता है। इन रिएक्शन से ये साफ हो जाता है कि अल्कोहल और फिनॉल स्वभाव से एसिडिक हैं। असल में ये ब्रॉन्स्टेड एसिड्स हैं, यानी ये किसी स्ट्रॉन्ग बेस को अपना प्रोटॉन H+ दान कर सकते हैं। अब अगर हम एसिडिटी ऑफ अल्कोहल को डिटेल में देखें तो अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर उसके OH बॉन्ड की पोलर नेचर की वजह से होता है। यहाँ एक बात नोट करने वाली है, अल्किल ग्रुप्स CH3, C2H5 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ग्रुप्स होते हैं। ये ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, जिससे OH बॉन्ड की पोलैरिटी कम हो जाती है और एसिड स्ट्रेंथ घट जाती है। इसी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमेशा प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टेराटेरी होता है। हैरानी की बात यह है कि अल्कोहल पानी से भी कमजोर एसिड होते हैं। इसे हम इस बात से समझ सकते हैं कि पानी एक बेहतर प्रोटॉन डोनर है, जबकि एक एथोक्साइड आयन सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। हालांकि अल्कोहल ब्रॉन्स्टेड बेसिस की तरह भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स होते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एसिडिटी ऑफ फिनॉल की। फिनॉल की मेटल्स और NaOH के साथ रिएक्शंस ये बताती हैं कि ये अल्कोहल और पानी दोनों से ज्यादा एसिडिक हैं। ऐसा क्यों? इसकी वजह है फिनॉल का स्ट्रक्चर। फिनॉल में -OH ग्रुप एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है। इसकी वजह से ऑक्सीजन पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाता है, जैसा कि आप इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में देख सकते हैं। रेजोनेंस की वजह से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो OH बॉन्ड को और ज्यादा पोलर बना देता है। जब अल्कोहल और फिनॉल आयनाइज होते हैं तो अल्कोहल एल्का ऑक्साइड आयन बनाता है और फिनॉल फिनॉक्साइड आयन बनाता है। एल्का ऑक्साइड में नेगेटिव चार्ज सिर्फ ऑक्सीजन पर सिमटा रहता है,
लेकिन फिनॉक्साइड आयन में ये नेगेटिव चार्ज पूरी बेंजीन रिंग पर डीलोकलाइज जाता है। चार्ज का ये फैलाव फिनॉक्साइड आयन को बहुत ज़्यादा स्टेबल बना देता है और यही वजह है कि फिनॉल अल्कोहल के मुकाबले बहुत आसानी से प्रोटॉन रिलीज कर देता है। तो अब आपको समझ आया होगा कि क्यों फिनॉल को एसिडिक कैटेगरी में ऊपर रखा जाता है। अगर बेंजीन रिंग पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि नाइट्रो ग्रुप लगा हो तो वो फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को और भी बढ़ा देता है। इसका असर तब सबसे ज्यादा होता है जब ये ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर मौजूद हो, क्योंकि वहां ये फिनॉक्साइड आयन के नेगेटिव चार्ज को बहुत प्रभावी ढंग से डीलोकलाइज कर देता है। दूसरी तरफ अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे एल्किल ग्रुप जुड़ा हो तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है। इसीलिए क्रिसॉल्स फिनॉल के मुकाबले कम एसिडिक होते हैं। आप टेबल 7.3 में देख सकते हैं कि पीके वैल्यू के हिसाब से पी नाइट्रोफिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक है, जबकि एथेनॉल इनके मुकाबले लाखों गुना कमजोर एसिड है। अब बात करते हैं OH बॉन्ड टूटने वाली एक और खास रिएक्शन की, जिसे हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन। अल्कोहल और फिनॉल जब कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एस्टर्स बनते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड और एनहाइड्राइड के साथ ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, इसलिए पानी को बनते ही हटा दिया जाता है ताकि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड दिशा में बना रहे। एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन के दौरान हम पायरिडीन जैसे बेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि निकलने वाले HCl को न्यूट्रलाइज किया जा सके। इसी प्रोसेस से एक बहुत ही मशहूर दवा बनाई जाती है जिसे हम एस्पिरिन कहते हैं। जब सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन किया जाता है तो हमें एसिटिल सैलिसिलिक एसिड मिलता है, जिसे दुनिया एस्पिरिन के नाम से जानती है। अब तक हमने OH बॉन्ड का टूटना देखा, लेकिन अब शुरू करते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि CO बॉन्ड का टूटना सिर्फ अल्कोहल्स में आसानी से होता है। फिनॉल में ये रिएक्शन सिर्फ जिंक Zn डस्ट के साथ ही देखने को मिलती है। अल्कोहल्स के कुछ मुख्य रिएक्शंस इस प्रकार हैं। रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स HX। अल्कोहल जब HX के साथ रिएक्ट करते हैं तो एल्किल हैलाइड बनते हैं। यहाँ लुकास टेस्ट का इस्तेमाल करके हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की पहचान कर सकते हैं। टर्शियरी अल्कोहल तुरंत टर्बिडिटी देते हैं, जबकि प्राइमरी के तापमान पर कोई रिएक्शन नहीं दिखाते। रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड्स PX3। इसमें अल्कोहल को फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड जैसे रिएजेंट्स के साथ एल्किल ब्रोमाइड में बदला जाता है। डिहाइड्रेशन। जब अल्कोहल को किसी प्रोटिक एसिड जैसे H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो उसमें से पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और एल्केन्स बनते हैं। जैसे एथेनॉल को जब 443 केल्विन पर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करते हैं वो एथीन में बदल जाता है। जैसा कि हमने देखा, एथेनॉल को डिहाइड्रेट करने के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस 443 केल्विन और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम सेकेंडरी या टेरेटरी अल्कोहल की बात करें तो ये बहुत ही माइल्ड कंडीशंस में भी डिहाइड्रेट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए सेकेंडरी अल्कोहल जैसे प्रोपेनदोऑल को सिर्फ 85% H3PO4 और 440 केल्विन टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। वहीं टर्शियरी अल्कोहल तो इतने ज़्यादा बेताब होते हैं कि वो सिर्फ 20% H3PO4 और मात्र 358 केल्विन पर ही डिहाइड्रेट होकर एल्कीन बना लेते हैं। यहाँ से हमें डिहाइड्रेशन की आसानी का एक ऑर्डर ईज ऑफ डिहाइड्रेशन मिलता है। टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। ऐसा इसलिए है क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेशन सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं और इसीलिए उन्हें बनाना आसान होता है। अगर हम इसके मैकेनिज्म को देखें तो ये भी 3 स्टेप्स में पूरा होता है। स्टेप 1, सबसे पहले प्रोटॉन अल्कोहल पर अटैक करके प्रोटोनेटेड अल्कोहल इथाइल ऑक्सोनियम आयन बनाता है। स्टेप 2, ये सबसे धीमा और महत्वपूर्ण स्टेप है जहां पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और एक कार्बोकैटायन बनता है। यही स्टेप रिएक्शन की रफ्तार तय करता है। स्टेप 3, अंत में एक प्रोटॉन बाहर निकल जाता है, एलिमिनेशन, और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड यानी इथीन बन जाता है। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी केमिकल रिएक्शन पर, ऑक्सीडेशन।
एल्कोहल का ऑक्सीडेशन असल में डिहाइड्रोजनेशन भी कहलाता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के दो एटम्स बाहर निकलते हैं और कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बन जाता है। प्राइमरी एल्कोहल पहले ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड RCHO बनाते हैं, जो आगे चलकर कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड पर ही रुक जाए, तो PCC पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट सबसे बेहतरीन रिएजेंट है। सेकेंडरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कीटोन्स बनाते हैं, जिसके लिए क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3 का इस्तेमाल किया जाता है। टर्शरी अल्कोहल्स सामान्य हालातों में ऑक्सीडेशन नहीं दिखाते, क्योंकि उनके पास CH बॉन्ड नहीं होता। लेकिन अगर बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशंस दी जाएं, तो वे टूटकर छोटे कार्बोक्सिलिक एसिड्स का मिक्सचर बना देते हैं। एक और दिलचस्प तरीका है हीटिंग विद कॉपर। जब एल्कोहल की वेपर्स को 573 केल्विन पर गर्म कॉपर के ऊपर से गुजारा जाता है, प्राइमरी एल्कोहल एल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन बनाता है। लेकिन टर्शरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज होने के बजाय डिहाइड्रेशन कर लेता है और एल्कीन बना देता है। एक जरूरी बात, मेथनॉल का शरीर में ऑक्सीडेशन बहुत खतरनाक होता है। ये शरीर में जाकर मेथनॉल और फिर मेथेनोइक एसिड बनाता है, जिससे अंधापन या मौत भी हो सकती है। इसीलिए मेथनॉल पॉइजनिंग के मरीज को डाइल्यूट एथेनॉल का इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि वो जहर को शरीर से बाहर निकालने का समय पा सके। अब बारी आती है रिएक्शंस ऑफ फिनॉल की। फिनॉल की जो रिएक्शंस होती हैं, उनमें एरोमेटिक रिंग का बहुत बड़ा रोल है। फिनॉल में मौजूद OH ग्रुप रिंग को एक्टिवेट कर देता है और आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशंस की तरफ गाइड करता है। इसमें सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, नाइट्रेशन। जब हम फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ कम तापमान 298 केल्विन पर कराते हैं, तो हमें ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर मिलता है। मजेदार बात यह है कि इन दोनों को स्टीम डिस्टिलेशन से अलग किया जा सकता है। O नाइट्रोफिनॉल भाप के साथ उड़ जाता है, क्योंकि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि P नाइट्रोफिनॉल कम वॉलेटाइल होता है, क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में मजबूती से जुड़े रहते हैं। लेकिन अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करें, तो फिनॉल 2, 4, 6 ट्री नाइट्रोफिनॉल में बदल जाता है, जिसे हम मशहूर तौर पर पिक्रिक एसिड कहते हैं। हालांकि आजकल पिक्रिक एसिड बनाने के लिए पहले फिनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराकर फिर नाइट्रेशन किया जाता है, ताकि अच्छी यील्ड मिले। हैलोजिनेशन। अगर हम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ CS2 जैसे कम पोलर सॉल्वेंट में कम तापमान पर कराते हैं, तो हमें मोनोब्रोमोफिनॉल ऑर्थो और पैरा मिलते हैं। लेकिन जैसे ही हम ब्रोमाइन वाटर इस्तेमाल करते हैं, फिनॉल तुरंत रिएक्ट करके 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का एक सफेद प्रेसिपिटेट वाइट PPT बना देता है। अब बात करते हैं दो बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस की, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है कोलअप्स रिएक्शन। जब हम फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, तो फिनॉक्साइड आयन बनता है। ये आयन कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कमजोर इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करके सैलिसिलिक एसिड 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनाता है। ये एस्पिरिन बनाने का मुख्य स्टेप भी है। दूसरा है रेमर टीएमन रिएक्शन। जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म CHCl3 और जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है, तो बेंजीन रिंग के ऑर्थो पोजीशन पर एक CHO ग्रुप आ जाता है। इस रिएक्शन से बनने वाले फाइनल प्रोडक्ट को हम सैलिसिल एल्डिहाइड कहते हैं। इसके अलावा फिनॉल की दो छोटी मगर अहम रिएक्शंस और हैं। रिएक्शन विद जिंक डस्ट। जब फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ गर्म किया जाता है, तो ये रिड्यूस होकर सीधे बेंजीन में बदल जाता है। ऑक्सीडेशन। फिनॉल का ऑक्सीडेशन जब क्रोमिक एसिड के साथ किया जाता है, तो ये एक गहरे रंग का कॉन्जुगेटेड डाई कीटोन बनाता है, जिसे P-बेंजोकिनोन कहते हैं। हवा में खुला छोड़ने पर फिनॉल धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होकर इसी तरह के रंगीन कीनोन्स का मिक्सचर बना लेता है। केमिकल रिएक्शंस के बाद अब बात करते हैं सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स की।
इंडस्ट्री के नज़रिए से मेथनॉल और एथेनॉल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखते हैं मेथनॉल CH3OH को, जिसे वुड स्पिरिट भी कहा जाता है क्योंकि पहले इसे लकड़ी के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनाया जाता था। आज के समय में मेथनॉल को कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के जरिए बनाया जाता है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन H2 के मिक्सचर को 573 से 673 केल्विन टेम्परेचर और 200 से 300 ATM प्रेशर पर ZnOCr2O3 कैटलिस्ट के ऊपर से गुजारा जाता है। मेथनॉल एक रंगहीन लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 337 केल्विन होता है। ये बहुत ही जहरीला होता है। इसकी थोड़ी सी मात्रा पीने से अंधापन हो सकता है और ज्यादा मात्रा मौत का कारण बन सकती है। इसका इस्तेमाल पेंट और वार्निश के लिए सॉल्वेंट के रूप में और फॉर्मेल्डिहाइड बनाने में किया जाता है। अब बात करते हैं इथेनॉल C2H5OH की। इसे कमर्शियल लेवल पर फर्मेंटेशन के जरिए बनाया जाता है। शक्कर, मोलासिस या अंगूर जैसे फलों में मौजूद शुगर को इन्वर्टेज एंजाइम की मदद से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदला जाता है। फिर जाइमेज एंजाइम इन शुगर्स को एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। एथेनॉल भी एक रंगहीन लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन है। इसका इस्तेमाल पेंट इंडस्ट्री में सॉल्वेंट के रूप में और कई कार्बनिक यौगिकों की तैयारी में किया जाता है। जो एथेनॉल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है उसे पीने लायक न छोड़ने के लिए उसमें कॉपर सल्फेट रंग के लिए और पिरिडीन मिला दिया जाता है। इसे डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल कहते हैं। अब इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं जो है ईथर। सबसे पहले देखते हैं इनकी प्रिपरेशन। ईथर्स को बनाने का पहला तरीका है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अगर हम एथेनॉल को प्रोटिक एसिड H2SO4 की मौजूदगी में 413 केल्विन पर गर्म करें तो एथॉक्सी एथेन बनता है। लेकिन याद रखिए, अगर टेम्परेचर 443 केल्विन हो गया तो ईथर के बजाय एथीन बन जाएगा। ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है जहां एक अल्कोहल मॉलिक्यूल दूसरे प्रोटोनेटेड अल्कोहल पर अटैक करता है। दूसरा और सबसे अहम तरीका है विलियमसन सिंथेसिस। ये लैब में सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर्स बनाने का बेस्ट तरीका है। इसमें हम एक एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्का ऑक्साइड RONA के साथ कराते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एल्किल हैलाइड हमेशा प्राइमरी 1 डिग्री होना चाहिए। अगर आपने टर्शियरी एल्किल हैलाइड ले लिया तो ईथर बनने के बजाय एलिमिनेशन हो जाएगा और आपको एल्कीन मिलेगी। इसी तरह अगर हमें फिनॉलिक ईथर्स बनाने हैं तो हम फिनॉल को सोडियम फिनॉक्साइड में बदलकर उसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं। ईथर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो CO बॉन्ड पोलर होने की वजह से इनका एक नेट डाइपोल मोमेंट होता है। इनका बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल के मुकाबले बहुत कम होता है क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। हालांकि पानी में इनकी सॉल्युबिलिटी एल्कोहल के बराबर ही होती है क्योंकि ये पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। ईथर्स की प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझने के बाद अब देखते हैं कि ये केमिकली कैसे रिएक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। ईथर्स में जो फंक्शनल ग्रुप है यानी CO बॉन्ड वो काफी स्टेबल होता है। यही वजह है कि ईथर्स बहुत कम रिएक्टिव होते हैं और इन्हें अक्सर सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ खास कंडीशंस में जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स की मौजूदगी में इनका CO बॉन्ड भी तोड़ा जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड बाय हैलोजन एसिड्स। जब हम ईथर्स की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड्स HX के साथ कराते हैं तो ये टूटकर एक अल्किल हैलाइड और एक एल्कोहल मॉलिक्यूल बना देते हैं। अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड की मात्रा ज्यादा ले लें तो जो एल्कोहल बना है वो भी हैलाइड में बदल जाता है। यहाँ रिएक्टिविटी का ऑर्डर HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl होता है। अगर ईथर में एक अल्किल और एक एरिल ग्रुप है जैसे एनिसॉल तो हमेशा अल्किल ऑक्सीजन बॉन्ड ही टूटता है क्योंकि एरिल ऑक्सीजन बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है जिसे तोड़ना मुश्किल है। इससे हमें फिनॉल और अल्किल हैलाइड मिलता है। इसका मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से शुरू होती है। स्टेप 1, ऑक्सीजन के लोन पेयर पर प्रोटॉन अटैक करता है जिससे प्रोटोनेटेड ईथर बनता है। स्टेप 2,
अब आयोडाइड आयन पीछे से उस छोटे अल्किल ग्रुप पर अटैक करता है जहां भीड़ यानी हिंड्रेंस कम हो। इससे एक एल्कोहल और एक अल्किल हैलाइड बनता है। स्टेप 3, अगर HI ज्यादा है तो एल्कोहल भी प्रोटोनेट होकर फाइनली दूसरे अल्किल हैलाइड में बदल जाता है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, अगर ईथर में कोई एक ग्रुप टेरिटियरी 3 डिग्री है तो मैकेनिज्म SN2 से बदलकर SN1 हो जाता है। ऐसे केस में आयोडाइड आयन उस टर्शियरी कार्बन पर अटैक करता है क्योंकि वहां स्टेबल टर्शियरी कार्बोकेशन बनता है। अब बात करते हैं ईथर्स की दूसरी बड़ी कैटेगरी की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अल्कोहल और फिनॉल की तरह ईथर्स में मौजूद एल्कोक्सी ग्रुप OR भी बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है और आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर भेजता है। हैलोजिनेशन, एनिसोल का ब्रोमिनेशन जब हम इथेनोइक एसिड में ब्रोमीन के साथ करते हैं तो हमें ऑर्थो और पैरा ब्रोमो एनिसोल मिलता है। इसमें पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर होता है। फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन, एनिसोल की रिएक्शन जब अल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की मौजूदगी में कराई जाती है तो रिंग पर अल्किल या एसिल ग्रुप जुड़ जाते हैं। जैसे मेथिल क्लोराइड के साथ हमें 2 मेथॉक्सीटोलुइन और 4 मेथॉक्सीटोलुइन मिलते हैं। नाइट्रेशन, जब एनिसोल की रिएक्शन सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड के मिक्सचर के साथ की जाती है तो हमें ऑर्थो और पैरा नाइट्रो एनिसोल का मिक्सचर मिलता है।